नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशिता श्रीवास्तव। आज इस बुलेटिन में बात होगी हिमाचल में हुए शपथ ग्रहण की, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल के नए अंदाज की। जानेंगे प्रियंका गांधी को मिली कौन सी बड़ी जिम्मेदारी, क्या राहुल गांधी को फॉलो कर रहे हैं पीएम मोदी। बात करेंगे आशीष मिश्रा पर लगे षड्यंत्र रचने के आरोपों की, तेलंगाना में एक्टिव हुई जांच एजेंसियों की, और बुलेटिन के आखिर में बात होगी गुजरात चुनाव में आपकी खराब हुई हालत की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। सरकार बनने से पहले ही गुजरात में शुरू हुआ दल बदल का खेल। आपके एक विधायक ने बीजेपी को समर्थन देने का किया ऐलान, 3 निर्दलीय विधायक भी आए बीजेपी के साथ। नेशनल कॉन्फ्रेंस चीफ फारूक अब्दुल्ला का केंद्र पर तंज, लोकतांत्रिक अधिकारों की गारंटी के बिना नहीं हो सकता जम्मू कश्मीर का विकास, जम्मू कश्मीर में जल्दी चुनाव कराने की मांग की। 1 साल बाद एक ही चार्टर प्लेन में गहलोत पायलट ने किया सफर, दोनों साथ साथ पहुंचे हिमाचल प्रदेश। जयराम बोले, जो देख रहे हैं वही सच्चाई, कोई दिखावा नहीं। कर्नाटक में बीजेपी सरकार में मंत्री ने खोल दी खुद की ही पोल, छात्रों से बोले आदिवासी कल्याण मंत्री श्री रामुलू, परीक्षा में नकल करने के मामले में मैं रहा हूं चैंपियन, चीटिंग करने में की है पीएचडी। तो ये थी सुर्खियां, और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। हिमाचल में आज शपथ ग्रहण समारोह हो गया, जिसके साथ ही राज्य की कमान अब सुखविंदर सिंह सुक्खू के हाथ में सौंप दी गई है। तो इस शपथ ग्रहण समारोह में कौन कौन हुआ शामिल और कार्यक्रम के दौरान क्या रहा खास, जानने के लिए देखिए खास रिपोर्ट। हिमाचल में रिवाज तो नहीं बदला, राज बदल गया। अब 68 विधानसभा वाले छोटे से राज्य में कांग्रेस की सरकार है और आज राज्य के नए सीएम ने शपथ भी ग्रहण कर ली। इसी के साथ राज्य की कमान सुखविंदर सिंह सुक्खू के हाथ में चली गई है और अब पार्टी और जनता की उम्मीदें सुक्खू से जुड़ी हैं। बता दें कि शिमला के रिज मैदान पर दोपहर में सुखविंदर सिंह सुक्खू राज्य के 15वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। सुखविंदर सिंह सुक्खू के अलावा मुकेश अग्निहोत्री ने उप मुख्यमंत्री की शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, नवनिर्वाचित विधायक, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा और हिमाचल प्रदेश कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला सहित पार्टी के कई नेता मौजूद रहे। वहीं इस कार्यक्रम के दौरान कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई जिसने कई बड़े संकेत दिए। दरअसल कार्यक्रम के दौरान प्रियंका ने मुख्यमंत्री पद की दावेदार नहीं प्रतिभा सिंह को अपने बगल में बैठाया। प्रियंका ने ऐसा करके एकजुटता का संदेश दिया, साथ ही पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक होने का संकेत भी दिया। वहीं कार्यक्रम की एक और तस्वीर भी छा गई। दरअसल हिमाचल के नए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की मां संसार देवी भी शपथ ग्रहण समारोह में पहुंची थी। राहुल गांधी को जब पता चला कि वो मंच के सामने बैठी हैं, तो राहुल ने उन्हें मंच पर बुलाया और उनसे मिले। प्रियंका गांधी ने सुक्खू की मां को गले लगाया और मंच पर अपने पास बैठाया। बता दें कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू चौथी बार और मुकेश अग्निहोत्री 5वीं बार विधानसभा पहुंचे हैं। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के नादौन तहसील के सेरा गांव से ताल्लुक रखने वाले सुखविंदर सिंह सुक्खू का जन्म 26 मार्च 1964 को हुआ था। इनके पिता रसील सिंह हिमाचल पथ परिवहन निगम शिमला में ड्राइवर थे। सुखविंदर सिंह की माता संसार देवी गृहिणी है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला में अपनी शुरुआती पढ़ाई से लेकर एलएलबी तक की पढ़ाई की है। अपने 4 भाई बहनों में से सुखविंदर सिंह सुक्खू दूसरे नंबर पर हैं। वहीं राजनीतिक करियर की बात करें तो सुक्खू एनएसयूआई से राजनीतिक करियर की शुरुआत करते हुए करीब 6 साल तक हिमाचल में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे। सुखविंदर सिंह सुक्खू इस बार हिमाचल चुनाव में कांग्रेस चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष थे और हमीरपुर जिले की नादौन विधानसभा सीट से विधायक चुने गए हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू चौथी बार विधायक बने हैं। शपथ ग्रहण के दौरान कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई जिसने इस बात के संकेत दिए कि पार्टी में सब कुछ ठीक है और सब एकजुट हैं। ऐसे ही कुछ संकेत वो तस्वीरें भी दे रही हैं जो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सामने आ रही हैं। और आज भी ऐसी ही कुछ तस्वीरों ने सभी का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। अभी कहां है यात्रा और क्या था उन तस्वीरों में खास, देखेंगे रिपोर्ट। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज 95वां दिन था। आज भी यात्रा हर दिन की तरह ही सुबह 6 बजे के करीब शुरू हुई और यात्रा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के अलावा भारी संख्या में लोग शामिल हुए। बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा बूंदी के बलदेवपुरा से शुरू हुई और आज इस यात्रा का बूंदी जिले में आखिरी दिन है।
यात्रा के दौरान हर दिन की तरह आज भी राहुल ने स्थानीय नेताओं के साथ चर्चा की और बच्चों से भी बातचीत की। वहीं यात्रा के बीच में राहुल गांधी हिमाचल पहुंचे और सुखविंदर सिंह सुक्खू के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए, जिसके बाद राहुल वापस राजस्थान आए और दोबारा यात्रा शुरू हुई। बता दें कि दूसरे पहर में यात्रा पपड़ी से दोबारा शुरू हुई और लखेरी रेलवे स्टेशन चौराहे पर रुकेगी और आजाद नगर बवई में यात्री विश्राम करेंगे। बता दें, आज भी यात्रा के दौरान कई ऐसे पल देखने को मिले जिसने राहुल को औरों से अलग दर्शा दिया। दरअसल आज राहुल गांधी बैलगाड़ी पर सवारी करते नजर आए, जिसका वीडियो कांग्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल पर साझा किया। दरअसल राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान बूंदी जिले के लवान में कोटा लालसोट मेगा हाईवे पर आज बैलगाड़ी चलाई, जिसका वीडियो कांग्रेस ने साझा करते हुए लिखा कि आज भी गांव की सुबह बैलों के गले में बजते घुंघरू की आवाज से होती है। आज राजस्थान के गांव से एक ऐसी ही सुबह का आगाज हुआ। इसके अलावा भी भारत जोड़ो यात्रा को आज कई दिग्गजों का साथ मिला, जिसकी एक तस्वीर भी कांग्रेस ने साझा की। यात्रा और चर्चा दोनों लगातार जारी हैं। हिंदुस्तान को सशक्त करने की पूरी तैयारी है। यानी राहुल गांधी का उत्साह बता रहा है कि देश को जोड़ने का उनका संकल्प सफल होता दिख रहा है। इन दिनों यात्रा राजस्थान में है और यात्रा जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, यात्रा और कांग्रेस दोनों की ही लोकप्रियता में इजाफा हो रहा है, जिससे कांग्रेस काफी उत्साहित है। ऐसे में यात्रा को मिल रही सफलता को देखकर अब पार्टी ने हाथ जोड़ो अभियान निकालने का ऐलान किया है। क्या है पार्टी का प्लान और किसके नेतृत्व में चलेगा ये अभियान, देखिए ये रिपोर्ट। पहले कन्याकुमारी से कश्मीर तक कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा, फिर राज्य स्तर तक इसे ले जाने का प्लान और अब हाथ जोड़ो यात्रा। साफ है, अब कांग्रेस ने तय कर लिया है कि वो मोदी सरकार के खिलाफ सड़क पर बड़े संघर्ष की तैयारी में है और ये लड़ाई पार्टी जनता के साथ मिलकर लड़ेगी। राहुल गांधी तो पहले ही भारत जोड़ो यात्रा का नेतृत्व कर रहे हैं, अब प्रियंका गांधी को इसे आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। प्रियंका गांधी हर राज्य की राजधानी में एक महिला मार्च निकालेंगी, जिसमें वो महिला घोषणा पत्र भी पढ़कर सुनाएंगी। पार्टी इसके लिए 15 दिसंबर से राज्य स्तर और फिर जिला और ब्लॉक स्तर पर अपनी तैयारी बैठकें शुरू कर रही है। इसे लेकर पूरी रणनीति तैयार हो चुकी है। प्रियंका के महिला मार्च के साथ बूथ स्तर पर एक महीने में भारत जोड़ो यात्रा शुरू होगी। हर यात्री को राहुल गांधी का एक लिखा पत्र और बीजेपी सरकार के खिलाफ चार्जशीट बांटी जाएगी। यात्रा के बाद प्रत्येक जिले में एक ब्लॉक स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष और राज्य कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। सभी जिलों में बैठकें बुलाने के बाद प्रदेशों में राज्य स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन होगा, जिसके बाद प्रत्येक राज्य में रैलियां होंगी, जिन्हें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष संबोधित करेंगे। पार्टी का हाथ जोड़ो कार्यक्रम 2 महीने चलेगा, जो 26 जनवरी से शुरू होगा। पार्टी ने फरवरी में रायपुर में पूर्ण अधिवेशन बुलाया है। कांग्रेस के अधिवेशन का सीधा प्रसारण किया जाएगा और प्रत्येक राज्य में महत्वपूर्ण स्थानों पर दिखाया जाएगा। इसके साथ ही यूपी में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा शुरू होने से पहले राज्य स्तर पर एक यात्रा शुरू की जा रही है। यात्रा रविवार को बाराबंकी से शुरू होकर सोमवार को लखनऊ पहुंचेगी। यूपी कांग्रेस के प्रांतीय अध्यक्ष नकुल दुबे ने कहा कि इस तरह की 6 राज्य स्तरीय यात्राएं पार्टी निकाल रही है। बाराबंकी से यात्रा विभिन्न जिलों को कवर करने के बाद 21 दिसंबर को हरदोई में समाप्त होगी। हिमाचल में मिली बड़ी सफलता के बाद दावा किया जा रहा था कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। अब देखना होगा कि राहुल गांधी को जितनी लोकप्रियता मिल रही है, क्या उतनी ही लोकप्रियता प्रियंका को भी मिलेगी। खैर, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल राहुल गांधी को मिल रही लोकप्रियता ने पीएम मोदी की टेंशन बढ़ा दी है। शायद यही वजह है कि अब पीएम राहुल गांधी को फॉलो कर रहे हैं। आखिर कैसे, देखिए रिपोर्ट। भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी का एक नया स्वरूप निखर कर सामने आया है। अब राहुल के राजनीतिक विरोधी भी उन पर निशाना साधने से बचते दिख रहे हैं। उल्टा भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी जिस तरह से आम लोगों से मिल रहे हैं, उसका असर पीएम मोदी पर भी पड़ता दिख रहा है। सबसे पहले गुजरात विधानसभा चुनाव में इसकी झलक दिखाई दी। राहुल गांधी ने आदिवासियों को लेकर संघ और बीजेपी पर सवाल उठाए और कहा कि ये दोनों आदिवासियों को वनवासी कहकर उनके अधिकार हड़पना चाहते हैं। राहुल ने आदिवासी शब्द पर जोर दिया तो पीएम मोदी भी वनवासी से आदिवासी पर आ गए। पूरी बीजेपी ही अब वनवासी शब्द बोलने से बचती दिख रही है। यात्रा में राहुल आम लोगों से घुल मिल रहे हैं। महाराष्ट्र के हिंगोली में राहुल गांधी ने लोक कलाकारों के बीच ढोल बजाया था। इसका असर पीएम मोदी पर भी दिखाई दे रहा है। आज पीएम मोदी महाराष्ट्र के नागपुर पहुंचे थे तो वो भी लोक कलाकारों के साथ ढोल बजाते हुए नजर आए। साफ दिख रहा है कि पीएम मोदी अब वो हर काम करते दिख रहे हैं जो राहुल गांधी कर रहे हैं।
दरअसल पीएम मोदी आज नागपुर में कई कार्यक्रमों के शिलान्यास और उद्घाटन कार्यक्रम के लिए पहुंचे थे। उन्होंने नागपुर में मेट्रो सेवा की भी शुरुआत की। मेट्रो स्टेशन के उद्घाटन के बाद उन्होंने स्टूडेंट्स के साथ मेट्रो की सवारी भी की। इससे पहले उन्होंने नागपुर रेलवे स्टेशन से वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। ये देश की 6ठी वंदे भारत ट्रेन है। ये ट्रेन नागपुर से रायपुर के बीच चलेगी। इसके अलावा पीएम मोदी ने नागपुर में 520 किलोमीटर लंबे समृद्धि महामार्ग के पहले चरण का उद्घाटन किया। यहाँ पर ही पीएम मोदी लोक कलाकारों के साथ ढोल बजाते नजर आए। जो कुछ भी राहुल करते हैं, पीएम मोदी भी वही करते दिख रहे हैं, जिससे साफ है कि राहुल की बढ़ती लोकप्रियता से पीएम मोदी को चिंता हो रही है। जाहिर है इससे बीजेपी में खलबली तो बढ़ेगी ही। वैसे खलबली तो इस समय उस आरोप ने मचा दी है जो आशीष मिश्रा पर लगा है। तो जेल के अंदर बैठे आशीष मिश्रा पर क्या लगा आरोप, आइए देखते हैं रिपोर्ट में। गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी का बेटा आशीष मिश्रा मोनू 7 महीने से जेल में है और जल्दी ही उसके बाहर आने की उम्मीद भी नहीं दिख रही है, क्योंकि लखीमपुर खीरी मामले में एसआईटी ने उसे ही मुख्य आरोपी माना है। एसआईटी ने चार्जशीट भी कोर्ट में पेश कर दी है। अब मामले की सुनवाई में तेजी आएगी। गवाहों के बयान कोर्ट में दर्ज किए जाएंगे। सुनवाई में तेजी आने से आशीष मिश्रा की बेचैनी बढ़ती दिख रही है और आशीष मिश्रा की ओर से जमानत याचिका लगाई गई है, लेकिन जमानत मिलना मुश्किल दिख रहा है, क्योंकि जेल में बंद आशीष मिश्रा पर एक और मामला दर्ज करने की तैयारी चल रही है। आशीष मिश्रा पर पहले ही गवाहों को धमकाने के आरोप लग रहे हैं और अब जो आरोप लगा है उससे आशीष की मुसीबत और बढ़ती दिख रही है। दावा किया जा रहा है कि आशीष मिश्रा के इशारे पर लखीमपुर मामले के मुख्य गवाह प्रभजोत सिंह पर पहले अपने बयान पलटने के लिए दबाव बनाया गया, उन्हें धमकाया गया, लेकिन प्रभजोत जब किसी दबाव में नहीं आए तो उन्हें निशाना बनाया गया। प्रभजोत सिंह और उनके छोटे भाई सरजीत सिंह को तलवार से निशाना बनाया गया है। घटना का आरोप आशीष मिश्रा के बेहद खास व्यक्ति पर लगा है। प्रभजोत सिंह ने दावा किया है कि इस मामले में विकास चावला शामिल है, जो आशीष मिश्रा का खास आदमी है। उसने पहले जानबूझकर विवाद शुरू किया और फिर मेरे पर हमला कर दिया। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें सर्वजीत के सिर से खून निकलता दिख रहा है। प्रभजोत ने कहा कि मामले की शिकायत जब पुलिस से की तो पुलिस ने दबाव बनाया, मामले में से आशीष मिश्रा का नाम हटा ले, लेकिन मैंने भी साफ कह दिया कि आशीष मिश्रा का नाम नहीं हटाऊंगा, जो सच है उससे पीछे नहीं हटूंगा। प्रभजोत सिंह ने कहा कि प्रशासन के अधिकारी खुद ये कह रहे हैं कि वो दबाव में है, पुलिस शिकायत भी नहीं ले रही है। सवाल ये है कि हर बार घटना गवाहों के साथ ही क्यों हो रही है। दूसरी तरफ लखीमपुर खीरी के एसपी संजीव सुमन का कहना है कि ये मामला 2 पक्षों के आपसी विवाद का है। इसका 1 साल पहले हुई तिकुनिया की घटना से कोई संबंध नहीं है। करीब साल भर पहले 3 अक्टूबर को कृषि कानून के खिलाफ किसान लखीमपुर खीरी में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। किसानों के शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर तिकुनिया में किसानों पर आशीष मिश्रा की गाड़ी को चढ़ा दिया गया था। इस घटना में 4 किसान सहित 8 लोगों की जान चली गई थी। प्रभजोत सिंह का दावा है कि सिर्फ उन्हें ही निशाना नहीं बनाया जा रहा, बल्कि घटना के हर गवाह को निशाना बनाया जा रहा है। 31 मई को भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट के जिला अध्यक्ष दिलबाग सिंह की कार को निशाना बनाया गया। दिलबाग सिंह बाल बाल बच गए। 10 अप्रैल को एक गवाह हरदीप सिंह पर रामपुर में निशाना बनाया गया, उन पर बयान वापस लेने का दबाव बनाया गया। दूसरे भी कई मामले हैं, लेकिन पुलिस किसी भी मामले में कार्रवाई नहीं कर रही है। आशीष मिश्रा पर आरोप लगा है कि उसने गवाहों पर हमला करवाया है। अब इन आरोपों में कितनी सच्चाई है ये तो जांच में ही सामने आएगा, लेकिन इन आरोपों ने आशीष मिश्रा की मुश्किलों में इजाफा कर दिया है। वैसे मुश्किल में तो तेलंगाना सीएम की बेटी भी फंसी हुई हैं, क्योंकि सीबीआई उनके घर पहुंच गई है और आज उनसे पूछताछ हुई। आखिर क्या है मामला, जानेंगे रिपोर्ट में। तेलंगाना सरकार और केंद्र की मोदी सरकार में अक्सर तल्खियां देखने को मिलती हैं। इतना ही नहीं, जब भी पीएम तेलंगाना दौरे पर होते हैं, सीएम केसीआर उन्हें रिसीव करने तक नहीं पहुंचते और दोनों की ही तरफ से एक दूसरे पर जमकर आरोपों की बौछार भी की जाती है। अब इन सब के बीच राज्य में जांच एजेंसी एक्टिव हो गई हैं और निशाने पर आ गई हैं सीएम केसीआर की बेटी कविता। उसी के चलते सीबीआई की टीम आज सुबह हैदराबाद में तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी और टीआरएस एमएलसी के कविता के आवास पर पहुंची। दिल्ली शराब घोटाला मामले की जांच के सिलसिले में सीबीआई ने उनसे पूछताछ की। बता दें कि इससे पहले सीबीआई ने 6 दिसंबर को टीआरएस नेता कविता को पूछताछ के लिए समन भेजा था, लेकिन कविता ने 5 दिसंबर को सीबीआई को पत्र लिख और समय मांग लिया, जिसके बाद सीबीआई अधिकारी 11 दिसंबर यानी आज कविता के घर पूछताछ के लिए पहुंचे हैं। वहीं जांच एजेंसियों के निशाने पर कविता के आ जाने से राज्य का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। तेलंगाना राष्ट्र समिति का आरोप है कि ये बीजेपी की साजिश है और जब बीजेपी
तोड़फोड़ करने में सफल नहीं हो सकी तो अब जांच एजेंसी के सहारे डराने की कोशिश कर रही है। वहीं दिल्ली शराब घोटाले में कथित रिश्वत पर दिल्ली की एक अदालत में प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से दायर एक रिमांड रिपोर्ट में के कविता का नाम सामने आया था, जिसको लेकर कविता ने ईडी और सीबीआई को सरकार के इशारे पर चलने वाली बताते हुए कहा था कि चुनाव वाले राज्यों में ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसियों को भेजने का नियमित चलन बन गया है। चुनावी राज्यों में मोदी के पहुंचने से पहले ईडी पहुंच जाती है। अब इन आरोपों में कितनी सच्चाई है ये बता पाना तो मुश्किल है। वहीं आज पूछताछ तो हो गई है, अब देखना होगा कि जांच में क्या निकल कर आता है। और बुलेटिन के आखिर में बात होगी गुजरात चुनाव में आपकी खराब हुई हालत की। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल गुजरात जीतने का दावा कर रहे थे। चुनाव प्रचार की शुरुआत से ही वो ऐलान कर रहे थे कि बीजेपी भागने वाली है। उन्होंने आपके 92 से ज्यादा सीट जीतने का दावा किया था, लेकिन जो परिणाम आए वो पूरे देश के लिए चौंकाने वाले थे और आपके लिए इन परिणामों ने उसके सभी दावों पर सवाल उठा दिए। अहमदाबाद, सूरत, बड़ोदरा, केजरीवाल जहां भी रैली करने जाते थे दावा करते थे कि अब गुजरात में आपकी सरकार बनने वाली है। खुद को कट्टर ईमानदार पार्टी बताने वाले केजरीवाल ऐलान कर रहे थे कि उनके पास आईबी की रिपोर्ट है, जिसमें आईबी ने बताया है कि गुजरात में आपको 182 सीटों में से 92 सीटें आसानी से मिल रही हैं। जनता थोड़ा सा धक्का लगाएगी तो 2/3 बहुमत भी मिल जाएगा, यानी आपको गुजरात जीत रही है। केजरीवाल दावा कर रहे थे कि आईबी ने अपनी रिपोर्ट में माना है कि आपका समर्थन बढ़ता जा रहा है। इसी आईबी रिपोर्ट को लेकर केजरीवाल ने बीजेपी की हार और आपकी जीत का ऐलान कर दिया। कांग्रेस को तो वो 5 सीटें भी नहीं दे रहे थे और ये बात वो लिखकर देने को तैयार थे, लेकिन ये रिपोर्ट केजरीवाल को कैसे मिली और आईबी ने ऐसा कोई सर्वे कराया भी, इसका जवाब उन्होंने कभी नहीं दिया। जवाब गुजरात की जनता ने दे दिया, क्योंकि गुजरात विधानसभा चुनाव के परिणाम आए, उसमें आप 92 सीटें जीतना तो दूर, इतनी सीटों पर जमानत भी नहीं बचा पाई। पार्टी के 70% से ज्यादा उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। हार के डर से एक उम्मीदवार ने तो अपना नामांकन ही वापस ले लिया था, जिसके बाद आपने 181 सीटों पर ही चुनाव लड़ा, जिसमें से 128 की जमानत जब्त हो गई। प्रतिशत में आंकड़ा देखें तो आपके 70% से ज्यादा उम्मीदवार अपनी जमानत नहीं बचा पाए। सरकार बनाने का दावा करने वाली आपको सिर्फ 12% वोट ही मिले। चुनाव में किसी भी उम्मीदवार को अपनी जमानत बचाने के लिए वोटिंग का 6वां हिस्सा यानी 16.67% से ज्यादा वोट हासिल करना होता है। इससे कम वोट पाने वाले की जमानत जब्त हो जाती है। साफ है कि आपके सिर्फ 53 उम्मीदवार ही 16.67% से ज्यादा वोट हासिल कर पाए। चुनाव परिणाम के बाद भी आपको झटके लग रहे हैं। बिस्वादार सीट से विधायक भूपत भयाणी ने बीजेपी सरकार को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। आपके दूसरे विधायक भी बीजेपी सरकार का समर्थन कर सकते हैं। वैसे सिर्फ आपके उम्मीदवारों की ही जमानत नहीं जब्त हुई, दूसरी छोटी पार्टियों के अधिकांश उम्मीदवारों की भी जमानत जब्त हो गई। गुजरात चुनावों में आपने सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस को पहुंचाया था, जिस कारण से कांग्रेस के भी 28% उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।